रिलीफ बांटने वाले युवक पर पुलिस का अत्याचार। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित मुंब्रा शहर में 30 अप्रैल 2020 के रोज कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन, कर्फ्यू और एपिडेमिक के चलते इन सब के दौरान मुंब्रा के कादर पैलेस नामक स्थान पर एक घटना हो गई, जिसके शिकार रियाज एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट नाम के फैजान शेख, जो इस चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो इस घटना के इस वारदात के शिकार हो गए, जो मुंब्रा के कादर पैलेस परिसर में ही रहने वाले हैं। इनके विरोध में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को और इस वारदात को उन्होंने गलत बताते हुए कई उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, जैसे कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री, थाने के जिला अधिकारी, थाने के पुलिस आयुक्त, थाने के पुलिस उपायुक्त, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर वो अन्य कई विभागों ने इन्होंने लिखित में शिकायत की है। इस शिकायत में इन्होंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई कन्हैया थोराट, कांस्टेबल राकेश, कांस्टेबल परब और मनपा के अधिकारी साबले के विरोध में अपनी लिखित शिकायत सब जगह पहुंचाई है। क्या है ये सारा मामला, फैजान शेख ने पत्रकारों से क्या बातें कही, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। क्या डेट था और कौन कौन ऑफिसर थे उसमें जो आपके साथ में मारपीट किए और आपको उठा के लेके गए, और किस तरीके से आपके साथ जो है बर्ताव किए? 30 अप्रैल अप्रॉक्सीमेटली 5-5:15 बजे का टाइम था। रियाज एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ से डे 1 से जिसके चेयरमैन है अजीम भाई, डे 1 से हम लोग का 1400 लोगों का खाना जाता है। वो 1400 जन की लिस्ट भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, मुंब्रा पुलिस चौकी के पास में, और उनको मालूम है कि ये ट्रस्ट से डे 1 से चालू है लोगों को खाना पहुंचाने का काम। 5-5:15 बजे के टाइम पे हम लोग ने, जो जैसे कि रमजान चल रहे, तो हम लोग ने कुछ कलिंगड़, केले और कुछ हम लोग ने इफ्तारी का सामान रखे थे, जो हम लोग सोच रहे थे कि खाने के साथ में लोगों को इफ्तारी का भी सामान दिया जाए। तो प्रशासन को पूरी अच्छी तरीके से मालूम है कि ये डे 1 से, रमजान के डे 1 से हम लोग का इस तरीके से इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू है। तो 5-5:15 बजे के टाइम पे अजीम भाई खुद अपने हाथों से लोगों को दे रहे थे, बट अचानक से म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है और उसमें जो साबले सर निकल के बोलते हैं कि ये सब हटाओ, ये सब फालतूगिरी बंद करो। मैं साथ में खड़ा हुआ, तो हम लोग ने बोले कि सर ये जो खाना है ये हम लोग मतलब बेच रहे नहीं, हम लोग लोगों को फ्री में दे रहे, चैरिटी कर रहे हैं, हम लोग लोगों को इफ्तार के लिए दे रहे हैं। और उसी पीछे हमारा खाना भी बन रहा था। 1400 लोगों का खाना बनाने के लिए अगर रात को हमें 8 बजे बांटना है, तो लड़के लोगों को 3 से 4 बजे से लोगों का मतलब प्याज काटना, भाजी तरकारी लाना, मतलब उस तरीके का काम लगता है। तो जाके 8 बजे खाना रेडी होता है, फिर लोग उनके घर पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, हमारा आप अगर किचन भी देख सकते हो तो देखेंगे कि हर तरीके से हम लोग हर सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो उतने में ये हुआ कि कांस्टेबल राकेश और परम उनके साथ में थे, वो आए और उन्होंने सीधा आपके के साथ में मुझे गाली बक्का, और गाली भी इस तरीके से मतलब कि कोई बहुत बड़ा मैं गुनाह कर रहा हूँ, या मैं चरस बेच रहा हूँ, या मैं गांजा बेच रहा हूँ। मैंने उनको तब अच्छे से बोला कि सर प्लीज डोंट अब्यूज मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, we are just distributing foods to needy people and we have authorization from the department। मैंने उनको बहुत अच्छे से पहले इंग्लिश में बोला, उन्होंने बोले कि देखो क्या बताऊं मैं आप लोगों की गाली बकने के लिए, मुझे मतलब खराब लग रहा, तो सुनिए कि जो टाइम पे मैंने सुना रहूंगा तो कि मेरे ऊपर क्या बीती रहेगी। उन्होंने मुझे गाली बक के बोले कि तेरे को खाने को है क्या, तुझे अपनी माँ को खिला। बहुत अच्छे से पोलाइटली फिर मैं बोला कि सर प्लीज गाली मत बको। हाँ, मेरी आवाज 3-4 बार जब उन्होंने रिपीट किया मुझे गाली बकने के लिए, बोले डंडा लेके आया राकेश परब कांस्टेबल, मेरे पेट के पास लगाया, मुंह के पास लगाया और गाली बकने लगे। तो मैंने बोला सर देखो गाली बक के बात मत करो, मैं कोई चोर या मैं कोई क्रिमिनल, मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मेरा सर डे 1 से यहाँ पे हम लोग सोशल वर्क कर रहे हो, आप किसी से भी पूछ लो। तो उसको क्या हुआ मालूम नहीं, बस वो एक ही चीज बोला था कि चुप रहे। बोला कि सर मेरे को गाली मत बको। उनका ये था प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ आपको, क्रिएट कहाँ से, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था। उनका ये था कि वो आए, वो हमको 10 गाली बके, मैं मुंडी झुकाऊं और गाली सुनूं और चुप रहूं। उनका यही था कि चुप हो। मैं बोला सर मैं चुप क्यों हूं, आप मुझे गाली बकेंगे मैं चुप रहूं। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि सर गाली मत बको। उसमें मिस्टर परब ने मुझे आके ऐसा कॉलर से पकड़ के खींच के गाड़ी के पास लेके आए, और कोई पुलिस की गाड़ी नहीं थी वहां पे, प्राइवेट वैन थी बुलेरो, जो कि इलीगल है, मतलब मेरे ऊपर कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, कुछ नहीं। तो मुझे प्राइवेट कार में किडनैप करके कैसे लेके जा सकते हो? मैं बीच में जाके बैठने के लिए गया तो परब बोलता है मुझे कि तेरी औकात ही नहीं साथ में बैठने की। मुझे धक्का मार के पुश करके मेरे को गाड़ी में पीछे बैठा है।
तो जैसे ही उन्होंने पीछे बैठा तो अजीम भाई उनको कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये डे 1 से हम लोग के साथ में डोनर भी है प्लस ये वॉलंटियर भी, कि खड़े रह के खुद भी देख रहे हैं कि काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अजीम भाई भी साथ में मुझे गाड़ी में बैठा के लेके गए। गाड़ी में बैठाने के साथ में हमारा आर्गुमेंट हुआ था कि गाली मत बको, डोंट अब्यूज मी। तो उनको दिमाग में एक ही चीज थी कि ये गाली नहीं सुन रहा है, मतलब मैं गाली बक रहा हूँ और ये अपोज कर रहा है, गाली नहीं सुन रहा। तो गाड़ी में बैठने के साथ में उन्होंने मुझे गंदे गंदे इशारे करके, ले तेरी माँ का बहन का, गंदे गंदे इशारे डंडे दिखा के कि ले अब तू क्या कर सकता है। मैंने गाड़ी के अंदर बोला, मैं रिक्वेस्ट किया गाड़ी के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं समझ गया था कि अब ये लोग जबरदस्ती का कुछ ना कुछ अब मेरे ऊपर ये करेंगे। मैंने बोला सर प्लीज, मतलब मेरा मोबाइल चेक कर लो, मेरे पास में लोग जॉब करते हैं और आप किसी से भी पूछ लो, मैं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना ही मेरा मुमरा चौकी में आना जाना, हालांकि मैं कादर गली में पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा हुआ, आदमी को 30-31 साल हो गए, कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बट वो लोग गंदी गंदी गाली बकते जा रहे थे, साथ में ड्राइवर भी बोल रहा है कि हाँ ले मैंने भी किया, अब तू क्या कर लेगा। चलिए 10-15 मिनट हुआ, अजीम भाई साथ में बाइक पे थे, हम लोग को फॉलो कर रहे थे, गाड़ी स्लो चल रही थी। तो अजीम भाई बाहर से उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज जाने दो, ये डोनर भी है, ये डोनेट भी करता है और साथ में ये वॉलंटियर था, सर इसकी कोई गलती नहीं, छोड़ो जाने दो सर, जाने दो करके। बट अननेसेसरी मेरे को बस वो गंदी गंदी गाली बक रहे थे और जानबूझ के मतलब मेरे को ऐसा कर रहे थे कि ले तू वहां पे लोगों के सामने बोला ना गाली नहीं बकना है, अब देखो हम गाड़ी के अंदर बैठ के इतनी गाली बक रहे, तू हमारा क्या कर सकता है। मैंने कुछ नहीं बोला। जैसे ही मुमरा चौकी पहुंचे हम लोग, तो वहां पे सीनियर चौकी के बाहर बैरिकेड लगा के रुके हुए थे, पूरी सीनियर की टीम। तो जैसे ही हम लोग उतरे तो मुझे ऐसा, सीनियर को देख के मुझे ऐसा लगा कि चलो अब एटलीस्ट रोजा खोलने का टाइम है, 6-6:45 बज रहा था। मेरे को लगा मैं सीनियर से बात करूंगा और एज अ सीनियर पीआई ऑफ मुमरा पुलिस स्टेशन, एटलीस्ट मुझे लगा कि एटलीस्ट ही शुड हैव दैट मच कर्टेसी व्हेन एटलीस्ट ही विल जस्ट अलाउ मी टू स्पीक व्हाटएवर हैपेंड। बट उन्होंने क्या किया, मैं जैसी गाड़ी से उतरा, अजीम भाई भी साथ में थे, मैंने सीनियर को उतरा, मैं सर को ये बोला कि सर आई मीन, उन्होंने परम और राकेश ने सीनियर को कुछ तो बोले, सीनियर सर आए मेरे पास में, मैं आते के साथ में मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वी वर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इफ्तारी टू नीडी पीपल। सर ने क्या किए, एज अ ऑफिसर एटलीस्ट उनको इतनी कर्टेसी होना चाहिए कि मुझसे पूछते ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, या छोड़ दीजिए एटलीस्ट इफ्तार रोजा किसी के मजहब को लेके, किसी चीज को लेके कि एक बंदा सुबह से लेके शाम तक अगर रोजे में है, वो पानी नहीं पिया है, वो खुद वो टाइम में कितना वीक रहेगा। लेकिन उन्होंने कोई मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने क्या किए, डायरेक्ट डंडा उठाया और मुझे बाहर से ही मारना चालू किया। और जैसे ही उन्होंने बाहर से मारना चालू किया तो राकेश, परम और उनके साथ में 7-8 कांस्टेबल मुझे इस तरीके से मारते हुए लेके गए जैसे कोई एक रेप के आरोपी को किस तरीके से खींचते हुए लेके जाते हैं। मैंने पीछे अपना हाथ डाला तो उन्होंने, मेरा हाथ में भी चोट लगी जिसकी इमेजेस में आपको, सारी चीज इमेजेस में आपको दे दूंगा। मुझे लेके गए, लेके जाने के बाद में मुझे एनसी रूम के बाजू में बैठाए, बैठाने के बाद में मालूम नहीं क्यों वो राकेश और परब को किस चीज का गुस्सा था, किस चीज का गुस्सा था मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा क्राइम कोई इतना बड़ा था भी नहीं। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरी माँ और मेरी बहनों को गाली मत बको। मेरे को स्क्वाट पोजीशन पे बैठाए और आके मुझे जूतों से मारे, जूतों से मारे। मैं हाथ बचाने गया, मेरे को गले पे लगा, मेरे को हाथ पैर पे मारे। जूतों से मारने के बाद में जो कंप्लेनेंट है साबले सर करके, जो टीएमसी के जिन्होंने केस किए, वो मेरे पास है। मैंने सर को बोला भी वहां पे बैठ के, साबले सर को मैंने बोला, जब वो एनसी मेरे अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखा रहे थे तो मैंने उनको बहुत अच्छे से बोला कि सर आपको थोड़ी भी शर्म आ रही नहीं आ रही है, थोड़ा भी सर आपको मतलब एक इंसानियत है कि नहीं है। मैंने क्या इतना बड़ा बोला कि जो चीज मेरे साथ में हुई, क्योंकि वो टाइम पे इतना ज्यादा पैर में स्वेलिंग आ गई थी, हाथ से खून आ रहा था मेरे। तो साबले सर उठे, सीनियर के पास वो खुद गए और वो सीनियर को बोले कि केस में नहीं करूंगा। बट अननेसेसरी साबले सर को भी वहां से प्रेशराइज किया मेरे ऊपर केस करने के लिए, जिसके बाद साबले सर खुद वो मुझे बोले। और वो फिर जाके राजन भाई का भी उनको फोन आया, कॉर्पोरेटर, हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर राजन केने का फोन आया। वो खुद एक कंप्लेनेंट जिसकी जो मेरे ऊपर कंप्लेंट किया है कि मैंने उनसे 353 का केस हुआ है कि मैंने उनसे झगड़ा किया, मैंने मारपीट किया, तो कोई कंप्लेनेंट किसी के लिए जाके इफ्तारी लेके आएगा, वो खुद मेरे लिए अपने हाथ से जाके खजूर लेके आए, मेरे लिए जूस लेके आए, मेरे लिए एक ठंडा पानी की बोतल, एक सादी पानी की बोतल लेके आए और उन्होंने मुझे दिया और बोले टेंशन मत ले। एंड में मुझे ये बोला गया कि तू माफी मांग, तेरे ऊपर केस नहीं होगा। अननेसेसरी मेरे को 2.5 से 3 घंटा बिना कोई केस किए, बिना कोई चीज के उन्होंने चौकी के अंदर बैठा। और एंड में ये होता है कि तू माफी मांग तो हम तेरे को छोड़ देंगे। मैं बोला सर माफी मैं नहीं मांगूंगा, माफी जिन्होंने गलत की है वो मांगना चाहिए मुझसे। अगर वो मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं आगे की कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, क्योंकि सर मैंने ये बोला लोगों को ना बहुत उम्मीद है आप लोगों से। आज 10 लाख की पॉपुलेशन के पीछे अगर आप 500 लोग काम कर रहे हो तो 10 लाख लोगों की
आपसे उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ देने वाले आप लोग रहोगे। लेकिन जहाँ पे अगर आप ही लोग आप इस तरीके पे अपने ईगो पे बात ले लोगे तो सर इस तरीके से नहीं होने वाला। मैंने चौकी के अंदर भी बोल के निकला, फिर वहाँ पे हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर मिस्टर सिराज डोगरे साहब, राजू अंसारी भाई, इमरान सुरवे ने कॉल किया, राजन भाई, जब सब सारे लोग आ गए तो मेरे ऊपर उन्होंने 141A का नोटिस दिया, मेरे ऊपर केस 504, 506 सुबह 7-8 उन्होंने कलम लगाए पुलिस ने। और उसके बाद में मैं वहां से निकलने के बाद में जब जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरे को बहुत ज्यादा, मैं कुछ रोजे में खाया नहीं था, मेरे को वही जो खजूर और पानी मिला था। मैं घर पे आया तो मेरे को बहुत ज्यादा चक्कर आने लगी, तो मुझे फिर लेके गए शिवाजी हॉस्पिटल कलवा। वहाँ पे ये मेरा MLC रिपोर्ट है जिसके अंदर आप किस तरीके से देख सकते हैं कि मुझे किस किस तरीके से मारा गया। मुझे वहाँ पे खून की ब्लडिंग, वॉमिटिंग भी हुई और काफी मैं वो टाइम पे चल नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था मैं। तो ये उसकी रिपोर्ट है। केस होने के बाद में मैंने भाईजान, आपने आपके ऊपर इतना जुल्म हुआ और आप इस तरीके से टारगेट किए गए, उसके बाद आपने क्या कदम उठाया उसके लिए और क्या मामले को आगे बढ़ाया है, किस तरीके से आपने कार्रवाई की है, किस तरीके से आपने, जो पुलिस के आला अधिकारी जो बड़े हैं उनसे आपकी क्या अपील है? ओके, मेरी जितनी भी हायर अथॉरिटीज है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो कोई भी हो, एक केला बेचने वाला हो या एक बिजनेसमैन हो या एक रोड पे चलता हुआ कोई एक मामूली सा इंसान क्यों ना हो, आपसे लोगों को उम्मीद है। अगर आप ही जज बन के अगर लोगों को फैसला करने लगेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए लोगों का कानून से भरोसा नहीं उठे, इसके लिए मैंने कानूनी कार्रवाई किया और मैंने कानूनी कार्रवाई में हमारे कमिश्नर साहब को, DCP, ACP, फिर उसके बाद में हमारे चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्टेट कंप्लेंट अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र, ह्यूमन राइट्स, इसके अलावा मैंने DIG को ईमेल और मैंने कलेक्टर, थाना कलेक्टर और मुंबई कलेक्टर में मैंने ईमेल कराया हूँ। मेरी पूरी टीम बैठी है जो ट्वीट कर रही है CM से लेके हर तरीके से। ये मेरी कोई पर्सनली किसी से झगड़ा नहीं है कि कोई जमीन के लिए मैंने झगड़ा किया या कोई घर के लिए किया। ये मैंने इंसाफ मांगे, मैंने कानून से कानूनी कार्रवाई इसके लिए किया क्योंकि लोगों को कानून से भरोसा नहीं उठे, लोगों को बहुत उम्मीद है। भाईजान, इसमें एक सवाल और है कि ठीक है ये आपके साथ हुआ है और ये चीज़ें मुमरा गौसा में मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आप अकेले नहीं हो। आज इतनी बड़ी आबादी है, 12-13 लाख की आबादी है मुमरा गौसा, और पुलिस इसमें जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, जब से पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस भी एक इंसान है, अगर उनसे कहीं भूल होती है, कहीं गलती होती है तो उस चीज़ को भी लेके कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी बेशक, अगर आप डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो एक दिली तौर पे मतलब इतनी खुशी होती है कि आज मैं मेरे घर से जब उतरता हूँ ना तो मेरी माँ, मेरी मम्मी, मेरे डैडी जो जमात में कुछ फंसे हुए थे, मेरी छोटी बहन, वो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई घर से मत उतरो, कोरोना है ये वो करके। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही उनसे बोलना रहता है कि ये 1400 लोग अगर हम जैसे लोग नहीं उतरेंगे, अगर अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, अगर हम ही घर में बैठ के अच्छे से अच्छा खाएंगे तो ये 1400 लोगों का क्या होगा जो Day 1 से हम लोग जिनको खाना पहुंचा रहे हैं। और ये कोई ऐसे मामूली नहीं, आप इनका फोन नंबर, इनका एड्रेस के साथ में, नाम के साथ में आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने केस हुआ तो मैंने कोई भी नाम उठा के डाला, सारे ऑथराइज हैं, जिसका एक डे का डेटा और एक दिन कौन कौन सा खाना हमने बना के भेजे वो अजीम भाई को मालूम है। तो डिपार्टमेंट की बात अगर करेंगे तो डिपार्टमेंट में मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, एक PSI ऑफिसर विनायक खरडे साहब, जिनको मेरे को इतना अच्छा लगा, वो एक गली में जाके मोहल्ला मीटिंग की है, जिम्मेदारों से मस्जिदों में से जाके अनाउंसमेंट किए, और अनाउंसमेंट भी आप सुनेंगे तो मतलब आपको खुद इतना अच्छा लगेगा कि यार ऑफिसर लिटरली, अगर कोई ऐसा रहेगा तो उसके आंख से आंसू आ जाएगा उनकी रिकॉर्डिंग सुन के, कि वो जिस तरीके से समझा देते लोगों को कि भाई मत रहो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइजर यूज करो, अननेसेसरी घर से मत निकलो। हम वो लोग नहीं है जो अननेसेसरी निकल रहे, हम वो है जो लोग निकले नहीं, इसके लिए हमारे जैसे कुछ लोगों को उतरना ही पड़ेगा। नहीं तो आज हम भी अगर घर पे बैठ जाएंगे तो इन लोगों का क्या होगा, या अजीम भाई जैसे लोग अगर बैठ जाएंगे घर के अंदर तो क्या होगा लोगों को। लोग जो भूखे ना भूख, लोग रोड पे आना चालू कर देंगे। लोग इतना परेशान हो चुके हैं, किसी के पास में काम नहीं, किसी के पास में धंधा नहीं है, तो करना पड़ेगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, ये लॉकडाउन 23 मार्च से हुआ, 23 मार्च से अपना खाना बन रहा है, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये जब से सीनियर PI थोराट साहब आए हैं उसके बाद से समझ में नहीं आ रहा है। आपने खुद ने देखे रहेंगे, कम से कम 20-25 वीडियोस तो मैंने निकाल के रखा मेरे रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये मैटर में यहाँ पे नहीं, मेरे को हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं जहां तक जाना पड़े मैं जाऊंगा,
क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो ऊपर मेरी पकड़ होगी कि अगर देखो हमने हर चीज से नवाजा था तो तू जुल्म क्यों सह के बैठ गया। मुझे कोई जीत ना कोई पॉलिटिकल फायदा, मैं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से ये करता हूँ। मुझे सिर्फ ये चाहिए, इंसाफ चाहिए, और मुझे ये चाहिए कि एटलीस्ट चलो मेरे जैसा बंदा अगर आवाज उठा रहे हैं ना, और कुछ लोगों को अननेसेसरी आने वाले वक्त में अगर पुलिस थोड़ा सा ये हो जाए जहाँ पे अननेसेसरी मारो मत, तुम कार्रवाई करो। पुलिस का काम है गुनाह दाखिल करना, कोर्ट का काम है जजमेंट देना, तो तुम खुद इंसाफ मत करो। एटलीस्ट तुम किसी को भी मार भी रहे हो ना तो एक बार पूछ लो। अगर कोई माँ जा रही है रोड पे बच्चे को दूध लेने के लिए, तुम उसको दूध के लिए मारोगे? तो जाओ, जो बच्चा रो रहा है उसको जाके संभाल के देखो। भूख किस तरीके से मुमरा, हम कोई एक ऐसे जगह से नहीं आ रहे जहाँ पे 90% लोगों के पास पैसा और 10%, यहाँ पे मेरे ख्याल से 20% लोग मैनेज कर पाते होंगे चीजें, 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उसके लिए मेरा पास खाली रिक्वेस्ट ये है कि मैं इंसाफ के लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। मेरा भाई, मेरे बोलने का ये मकसद है, जैसे आपका कहना ये है, जैसे पहले जो सीनियर थे जी, वो क्वारंटाइन होने से या हॉस्पिटलाइज होने से, पूरा स्टाफ हॉस्पिटलाइज होने से, आप उस दौर तक के आप सहमत थे? जी, डे 1 से जो ये चला आ रहा है लॉकडाउन, तो मुमरा पुलिस का सहयोग कैसा रहा? और नए सीनियर के आने के बाद आपका कहना है ये पूरा मुमरा का शेड्यूल बिगड़ चुका था। देखिए मैं पर्टिकुलर सीनियर के ऊपर नाम नहीं लूंगा, बट हाँ उनके आने के बाद से कुछ ऑफिसर, आप मुझे देखिए ना, अगर आपके पास में 20 दिन भर में वीडियोस आते रहेंगे एज अ मीडिया, आपके पास में छोटे मोटे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, लोगों में ताकत नहीं है कि क्या आके डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में बोले। एटलीस्ट मैंने आज आवाज उठाया तो मुझे काफी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मैं पूरे डिपार्टमेंट को सल्यूट करता हूँ। लेकिन सिर्फ राकेश, परब और इनके साथ में 3-4 जने, उन्हीं का क्यों हर जगह नाम आ रहा है? क्या बाकी ऑफिसर क्या घर पे बैठे हुए, क्या वो काम नहीं कर रहे? बाकी ऑफिसर भी काम कर रहे, लोग है ना, लोग उनको सपोर्ट कर रहे, इनको ही अपोज क्यों कर रहे और इनके लिए ही क्यों कंप्लेन आ रही है? कुछ तो गलत है। मैं जानता हूं कि आज मुमरा के अंदर 20% लोग ऐसे भी लोग हैं जिनको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, लेकिन तुम अगर एक ऑफिसर हो, एक सीनियर पीआई हो, तो तुमको बात करने में सबसे पहले ट्रेनिंग ये दी जाती है कि एटलीस्ट तुमको तो फेस देख के समझ में आता है ना कि कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। तो एटलीस्ट तुमको मेरा बोला, तुम मुझे मौका देना चाहिए था। अगर सीनियर पीआई ने पहला डंडा मुझे नहीं मारे होते तो शायद मुझे कोई भी नहीं मार रहा होता। तो एज अ रैंक ऑफिसर, एज अ सीनियर सिटीजन, आपका ये फर्ज था कि आप पहले पूछे कि क्या चीज है क्या नहीं। और रोजे के टाइम पे मारे मुझे और इस तरीके से मारे, तो मैंने मेरे घर पे एकदम क्लियरली बोल चुका हूँ। मेरे दोस्तों में मुझे हर कोई ने समझाया कि मत कर, पुलिस का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे को ये जो सोच है ना कि पुलिस का, तो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कानून सेम है, चीफ मिनिस्टर के लिए भी सेम है और एक सिविलियन के लिए भी सेम है। पुलिस कहीं बचेगी नहीं। अगर मैंने गलत किया हूं तो मेरे साथ में मुझे सजा दो, लेकिन अगर मेरे साथ में गलत हुआ तो मुझे इंसाफ चाहिए। अजीम भाई, आप भी उस दिन थे ये हादसे के दौरान, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर, चाहे वो कोई इंस्पेक्टर हो या कोई कांस्टेबल हो, आप काफी लोगों को जानते हैं वहां पर, और आपको भी लोग जानते हैं। फिर भी आपके रहते हुए भी इस तरीके से मामला कैसे हो गए, ये जरा आप बताएंगे। और कौन ऑफिसर थे वो जो इस तरीके से इनको टारगेट किया? दरअसल उस वक्त जो वक्त ये बता रहे हैं 5-5:30 बजे का टाइमिंग था जब ये लोग आए हुए। तो पुलिस का पहले तो राउंड अप था, पुलिस मार्च कर रही थी, और उसमें मेन सामने विनायक कर्डे साहब टीम लेके, SRPF की टीम लेके अंदर घुसे। उन्होंने देखा, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, डे फर्स्ट से जानते हैं कि हाँ, जब वो दोबारा उनकी तैनाती हुई है, कोरोना के चलते हमारा पुलिस स्टेशन के अच्छे खासे ऑफिसर्स क्वारंटाइन हो गए, तो उनकी नियुक्ति हुई। और वो जानते हैं, पहले से भी मुझे जानते थे और अभी भी देखें यहाँ रिलीफ का काम चलता है। और वो चले गए अपना, वो निकल गए SRPF की टीम को लेके। उसके बाद पीछे बोलेरो आई व्हाइट कलर की, जिसमें से सिविल में सारे लोग नीचे उतरे। प्राइवेट गाड़ी थी और सिविल में सारे लोग, हर कोई उसमें विदाउट यूनिफॉर्म था। तो जब वो लोग उतरे तो मैं बोला अब क्या हो गया। मैं अंदर खाना बनवा रहा था किचन में, बाहर आया तो बाहर आते के साथ मुझसे वो जो एक ऑफिसर थे, बाद में नाम पता चला कि वो साबले उनका नाम था, अतिक्रमण में है थाने महानगर पालिका के अधीन। तो वो गाड़ी से उतरे और डंडा मार के वो फ्रूट रूट पे मारने जा रहे थे। मतलब सर, रिलीफ का ये बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग जो जरूरतमंद है। अफ्तारी का टाइम हो रहा है और अभी उसके बाद फिर खाना जाएगा रात का, वो शहरी में लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। वो बोले नहीं ये इधर चाहिए नहीं, ये हटाओ। बोला ठीक है सर, हटा लेता हूँ। मैं हटा ही रहा था जब तक ये
मिस्टर राकेश और मिस्टर परब, ये दोनों लोग रोड साइड में ही थे। वो लोग बोल रहे थे, मैं उनकी बात पे नोटिस नहीं कर रहा, लेकिन फैजान ने नोटिस किया। फैजान ने बाकायदे वहीं पे ऑब्जेक्शन लिया कि आप गाली मत दो। अब उन्होंने क्या गाली दिया था वो मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी यहाँ बोला कि यहाँ सारे लोग ऐसा करते, जो कुछ भी फैजान ने ऑब्जेक्शन लिया, सर गाली मत दीजिए। तो फैजान से एकदम झगड़े के उसमें वो लोग एकदम एरोगेटेड हो गए और चिल्लाना। मैंने फैजान को खामोश, यहाँ तक कि फैजान के मुंह पे हाथ तक मैंने रखा, फैजान जाने दो, तुम खामोश हो जाओ, अपने को लोगों को खाना पहुंचे, लोगों तक जरूरत की चीज पहुंचे बस। तो फिर भी वो लोग नहीं, गाली देता। उसमें बाकायदे मेरे सामने उन्होंने गाली रिपीट किया और बोला अब दिया गाली क्या करता, और डंडा लेके अच्छा मिस्टर राकेश और मिस्टर परब का मामला ऐसा है कि ये लोग ऐसा नहीं कि मुझे नहीं जानते, क्योंकि ये लोग जब बोरसे सर की टीम में है, डीबी में है, पुलिस स्टेशन में भी कई मरतबा मुलाकात हो चुकी है और बहुत अच्छे से पहले ऑफिस में आके मेरा पूरा रिकॉर्ड देख के जा चुके हैं, क्या काम कर रहा हूँ ये बाकायदे अप्रिशिएट बोलेंगे ना कि हाँ अजीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है आपका। इतना सब कुछ होने के बाद उनको देख के तो मुझे होप थी कि हाँ जब वो उस दिन यूनिफॉर्म में नहीं थे, सिविल में थे, अब हर कोई तो नहीं पहचानेगा ये पुलिस वाले हैं, कौन है क्या है, तो आदमी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, गाली मत दो कि म्युनिसिपालिटी वाले हैं कि पुलिस वाले कौन है, नहीं मानता। अजीम भाई, पुलिस वाले को भी डायरेक्ट गाली देने की अथॉरिटी नहीं है सर, मतलब ये सारा विवाद उनके गाली देने के ऊपर से हुआ। यस, वो फैजान का, जहां तक फैजान शेख का मामला, ये जानते भी नहीं थे कि वो पुलिस वाले उस, मैं तो जानता था, मैं नाम लेके उनको कॉल कर रहा हूँ, सर परब भाई, राकेश भाई, रोजा का टाइम, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, वो लोग नहीं मानने को नहीं था। यहाँ तक कि घसीटना चालू कि अभी इसको ले जाके हम लोग बताते, इसको गाली देने में कोई प्रॉब्लम ना, अभी इसको दिखाते, इसको कहाँ पहुंचाएंगे ना। बोला सर डोनर है मेरा, वो डोनेट कर रहा बेचारा, फर्स्ट डे से 350 किलो चावल एक मरतबा और भी सामान, जब क्योंकि 1 महीने से तक गवर्नमेंट की मदद 1 महीने बाद हमको मिली, जो कलेक्टर कोटे का राशन मिल रहा है, 1 महीने तक लोगों ने ऐसे कुछ अल्लाह के बंदे फरिश्ते के रूप में आए और खुद से आके भाई मैं ये देता हूँ, तुम बनाओ, तुम कंटिन्यू खाना लोगों तक पहुंचाओ। 1800 लोगों को तक पहुंच चुकी लिस्ट, 1400 की लिस्ट थी, ये 1800 तक पहुंच चुकी है वन टाइम में। तो मैंने रिक्वेस्ट किया लेकिन नहीं माने बेचारा। अच्छा एक रिस्पेक्टेड बंदा है, IT रिटेल, इसके पास कम से कम 30-40 लोग काम करते हैं, कॉल सेंटर चलाता है, बिजनेसमैन है, अच्छा खासा इनकम टैक्स पे ही है। तो अब वो बैक सीट ड्राइवर के पीछे वाले दरवाजे से बैठना चाहो तो उसको घसीटे मेरे सामने ही, तू लायकी का नहीं है, तू पीछे बैठ, पीछे बिठाए बंदे को। अच्छा पीछे भी बिठा लिया, बोला चलो रास्ते में बात कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। रास्ते में कंटिन्यू मैं साथ में जाता रहा लेकिन एक नहीं सुना। यहाँ तक कि शंकर मंदिर पर मैंने बहुत राकेश भाई मैं सॉरी बोल देता हूँ, बोले नहीं राकेश भाई गाड़ी में बैठे थे और जो गाली गुली चल रहा था ना, अंदर गालियां दे रहे, मैं सुन रहा हूँ, बाहर आवाज आ रही, ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ के बोलता मेरा भी डाल दो, इसकी मदर का जो उसने गाली दिया उसने बोला मेरा भी डाल दो। मतलब इस तरीके की गाली के नहीं बता सकते आप, नहीं बता सच सकते, बता रहा हूं, नहीं बता सकते। उसके बाद मैंने वो गाली का ही है जो आज अगर मैं बात भी कर रहा हूँ मेरी शायद से टोन बहुत हाई होगी, मैं जब सोच रहा हूँ ना वो चीज को कोई इंसान बर्दाश्त नहीं। बाइक से थे, परब बाइक से मेरे साथ नहीं चलो, उनको रास्ते भर रिक्वेस्ट कर रहे, परब भाई प्लीज यार खत्म कर दो, अभी चौकी पहुंचेंगे, अफ्तारी का टाइम हो रहा है। और इतना मुझे लेकिन फिर भी भरोसा था पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ना बैठ, क्योंकि डे फर्स्ट से काम शुरू करने से पहले, क्योंकि ट्रस्ट है, चैरिटी कमिश्नर ने मुझे फूड प्रोवाइड करने के लोगों को अथॉरिटी दिया है, मेरी ट्रस्ट डीड में बाकायदे मेंशन है कि एनी इमरजेंसी के टाइम में मैं लोगों को तक खाना पहुंचा सकता हूं जरूरतमंदों तक। लेकिन उसके बावजूद भी 144 लग जाने के बाद, 144 लगने के बाद ये था कि पुलिस का सहयोग जरूरी है, पुलिस अगर हमको परमिशन देती है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई, अब खाना बनाना है तो 2-4 लोग जमा ही होंगे। तो मैंने सिरसागर साहब से, अरुण सिरसागर साहब से बात किया, उन्होंने बोले ठीक है अच्छा काम कर रहे हो करो। उनको मैंने बिना मांगे हुए अपनी पूरी PDF की लिस्ट जो काम करने के लिए ब्रोशर हर एरिया में मैंने लगाया था कि जिन लोगों के पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है, जरूरतमंद लोग हमको इस नंबर पे कॉल करें, हम खाना उनके घर तक लाके पहुंचाएंगे, घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर निकलने वालों की कोई मदद नहीं की जाएगी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर था। तो ये सारी चीजें मैंने सर को भेजा, सर ने अप्रिशिएट किए, लाइक किए, मेरे पास चैट हिस्ट्री अभी तक पड़ी हुई बाकायदे। उसके अलावा मुजावर सर हैं, वो अच्छे से जानते, उनका पूरे मुमरा में जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत अपनी जान जोखिम में डाल के जितना हो किया। वलटकर साहब है, उस दिन भी वलटकर साहब नाकेबंदी में खड़े थे, मुझे देखे नहीं उनको लगा किसी काम से आया होगा। अब वो नाकाबंदी में तो उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया कि बुला के लेके आऊं। अब चौकी जब वो गाड़ी पहुंची है तो अचानक मैं देखा गेट के पास ही सीनियर, जो नए सीनियर साहब आए हुए हैं, ये थोरात साहब, कन्हैया थोरात साहब, ये गेट के पास खड़े थे। बोला चलो सीनियर पीआई साहब खड़े हैं, इनसे बात करूंगा, हो सकता है कुछ काम हो जाए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की वजह से 2 मीटर दूरी पे मैं खड़ा था, मैं उनसे बात नहीं कर पाए। उन्होंने पुलिस वालों से पूछा कि तुमने मतलब क्या मैटर है, क्यों इसको लेके आए, तो उन्होंने बोले कि आर्गुमेंट किया इसने, मतलब बहस की।
अब इतना सुनना तो फैजान बोल ही रहा सर, इंग्लिश में इसने बोला कि सर आई एम नॉट एनीथिंग रॉन्ग, मैं सिर्फ नीडी पीपल्स को फूड प्रोवाइड, अफ्तारी के लिए फूड, इतना सुनना, अफ्तारी का नाम आते के साथ ले डंडा शुरू हो, इतनी बुरी तरह से मार रहे, देख के मैं शॉक्ड हो गया एकदम कि यार इसकी बात भी नहीं सुने, ये कोई गलत काम, अफ्तारी मतलब अफ्तार से इतना, मुमरा पुलिस स्टेशन तो हमेशा अफ्तार पार्टी रख के हम लोग को बुलाता है, और ये अफ्तार का नाम सुन के किस बात का उनको इतना। अब देखिए एक बात मैं जाहिर कर दूं, साफ कर दूं कि पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग हमको रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट ने हर तरीके की हेल्प हमको किया है, कभी भी हमारे किसी काम में अड़चन नहीं डाली है, रिलीफ के काम में। इवन अगर मैं उन लोगों को बोल देता मुझे कुछ राशन या कुछ पैसे की जरूरत, वो भी वो मुझे दे देते, लेकिन ठीक है अल्लाह पाक यहीं पे इंतजाम करा रहे हैं तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये जो जब से हमारा मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई साहब मधुकर साहब पॉजिटिव आए, क्वारंटाइन हुए, बहुत दुख हुआ सुन के, और उसके बाद शिवसागर साहब का भी वो हो गया, संदीप पाटिल जो गोपनी में उनका, ये से ऐसे कई ऑफिसर, अच्छा खासा पुलिस स्टेशन क्वारंटाइन हो गया। उसके बाद से जो नया स्टाफ आया, नए सीनियर साहब आने के बाद इनको नए शहर में आया, इनका इंटरव्यू मैंने देखा, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो बड़ी खुशी हुई। चलो कौम का दर्द रखते, लेकिन कौम का दर्द सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कह देने से नहीं होता, लोगों का पेट भरना चाहिए, उसमें सहायता मेरे वॉलंटियर्स लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, लोगों का भरोसा जीतना। मेरे वॉलंटियर्स की इन्होंने आईडी स्नैच किया, मैंने उसके लिए सीएम को, कलेक्टर को, कमिश्नर सर को, सबको लेटर्स लिखे, और वहां से मुझे भरोसा भी दिलाएगा ठीक है आइंदा। मैं इनसे जाके मिला, इनकी केबिन के बाहर ही मुझे खड़ा कराया, जो कि मेरे सामने इन्होंने 2-3 लोगों को अंदर भी बुला के, लेकिन ठीक है नहीं पहचानते थे, जान कोई बात नहीं है, इन्होंने बोले नहीं पैदल पहुंचाओ, जो कुछ भी इनसे मेरी बात हुई बाद में कोई। उसके बाद 2 आईडी इन्होंने मेरी स्नैच करके कौसा चौकी के पास फाड़ के खींच के फेंक दिए, बाद में नूरुल अमीन खतीब मुझे बुला के दोनों आईडी दिए। तो ये सब इन्होंने किया। अब ये अगर नए नए आए तो कुछ ऐसा कर जाए कि लोग इनके जाने के बाद भी उनको जमाने तक याद रखें। अब ये एक्टिविटी में या हाईलाइट कि हाँ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कुछ कर रहा हूँ, और कुछ भी कर डाले, ये एक सीनियर पीआई से उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। आपको क्या बोलना है? आप एक शॉर्ट में जो पहला हाईलाइट करके चलाएंगे कि ये दोनों ऑफिसर का नाम लो। नहीं, हाँ मैं ये बोलता हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट से, मैं मतलब डिपार्टमेंट से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वर्दी की आड़ में जो राकेश और परब ने मेरे साथ में जो गलत काम किए, जो गलत इस्तेमाल किया अपने पावर का, मैं कानून का सही इस्तेमाल करूंगा और इनको कानूनी कार्रवाई में इनको सजा, ना ही इनको सिर्फ सस्पेंड, मैं इनको सजा मिलने तक मैं इनके साथ में शॉर्ट में बोलो वो चीज। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मुझे आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि मेरे डिपार्टमेंट को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिपार्टमेंट में काफी अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे कि मिस्टर राकेश, मिस्टर परब अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं कानून का सही फायदा उठा के तुमको कानूनी कार्रवाई बताऊंगा, और तुमको बताऊंगा कि एक सिविलियन के लिए भी कानून सेम है। वर्दी की आड़ में लोगों को मारना, पीटना, दादागिरी करना बंद करो। लोगों को बहुत भरोसा है डिपार्टमेंट से, आज की तारीख में लोगों को बहुत उम्मीद है हमसे, और आज मुझे वही उम्मीद कानून से भी है। ये थी हमारी मुमरा पुलिस स्टेशन की दबंगी का शिकार हुए फैजान शेख पर विस्तार से जानकारी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।